हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि हमें जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेंशन में रखा जाता है, तो हमारे राइट्स क्या क्या हैं। इनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला कि जो अपराध किया गया तब अपराध किए जाने के बाद अरेस्टिंग, और दूसरा अपराध होने के पहले गिरफ्तारी। दो पार्ट में कर सकते हैं। तो आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 22 से 7 तक में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 22(1) से लेकर के आर्टिकल 22(3) तक हम जो अपराध है उसको घटित होने के बाद जो अरेस्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे, और 22(4) से लेकर के 22(7) तक अपराध घटित होने के पहले कैसे अरेस्टिंग होगी, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 22(1) कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हमें जब अपराध कोई होता है और पुलिस अरेस्ट करने आती है तो हमारा राइट है कि उससे पूछे कि हम किस अपराध के लिए आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस को बताना पड़ेगा कि इस अपराध के लिए आपको गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरी बात इसमें आती है 22(1) में राइट टू बी कंसल्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉयर ऑफ चॉइस। जिसको कस्टडी में लिया गया, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका ये अधिकार है कि वह अपने पसंद के लॉयर को वो कंसल्ट करे और उसके राय के अनुसार वह कार्य करे। उससे राय मशविरा लेने का उसका अधिकार है कि वह अपने जो लॉयर है, जो उसके पसंद का लॉयर है, उसको वो कंसल्ट कर सकता है अरेस्ट होने पर। इसके बाद आर्टिकल 22 कहता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जब गिरफ्तारी कर ली गई, गिरफ्तारी करने के समय से 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो उसका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो उसका ज्यूरिडिक्शन होगा, उसके समक्ष में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उसमें दूसरी बात कही, नो डिटेंशन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। 24 घंटे से ज्यादा अगर किसी को कस्टडी में रखना है तो वह पुलिस व मजिस्ट्रेट के आदेश, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उसको रखा नहीं जा सकता। अब सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति को वेस्ट बंगाल में पकड़ा गया और उसे उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस करना है, उत्तर प्रदेश में लाना है, तो 24 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है कि उसको तुरंत ला करके यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाए। तो उसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को वो जहाँ पर पकड़ा गया वहाँ के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पहले उसको पेश किया जाएगा और वहाँ से परमिशन ली जाएगी कि ये मैंने यहाँ से इसको डिटेन किया है, यहाँ से इसको हमने अरेस्ट किया है और इसको लखनऊ के या यूपी के इस शहर में यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करना है, यहाँ पर इसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। तो वो टाइम जो आने और जाने का है वो उसका बढ़ जाएगा और 24 आवर के अंदर उसने पेश भी कर दिया।
अब मान लेते हैं कि उसको पूछताछ के लिए और जरूरत है समय की, जो 24 घंटे के अंदर उसको एविडेंस या उसका जिस चीज के लिए अरेस्ट किया गया वो पूरी नहीं हो पा रही, तब भी उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ले जाना होगा और उससे बताना होगा कि हमें 4 दिन की 10 दिन की रिमांड दें ताकि हम उससे पूरी चीजें कर सकें। लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं दे सकता है कि 15 दिन के ज्यादा का समय देगा तो उसे फिर से 15वें दिन उसको बुलाना पड़ेगा और फिर से पुलिस को आगे के लिए समय लेना होगा अपनी कस्टडी में रखने के लिए। तो ये बात इसका 22(2) कहता है। अब 22(3) एक्सेप्शंस की बात करता है कि ये जो दो बातें 22(1) और 22(2) में कही गई कि इनमें गिरफ्तारी अपराध के बाद की गई और उसके क्या क्या राइट्स हैं, लेकिन इसमें कहा कि एनिमी एलियंस जो है उनके लिए ये रूल लागू नहीं है। वो जरूरी नहीं कि 24 घंटे के अंदर उनको पेश किया जाए या और भी जो चीजें दी गई उनके लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात कह दी इन्होंने कि पर्सन्स अरेस्टेड डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहीं पर बना हुआ है, उस जगह पर वो लागू है, तब वहां पर ये वर्क नहीं करेगा कि जो हमारे 22(1) और 22(2) में दिए गए, तब ये वर्क नहीं करेंगे। अब इसका आर्टिकल 22(4) कहता है इफ ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months। इसमें कहा गया कि अब ये बात जो 22(4) से लेकर के 22(7) तक कर रहे हैं, इनमें क्या है कि अपराध अभी घटित नहीं हुआ, घटित होने वाला है, घटित होने वाला है, तो उसके पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाए ताकि वो अपराध होने से बच जाए। इसके लिए इन्होंने 22(4) में कहा कि हम किसी भी पर्सन को अगर हम अरेस्ट करते हैं तो उसको मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ के लिए 3 months के लिए उसको अरेस्ट करके डिटेंशन में रख सकते हैं। और उन 3 months के भीतर क्या करना होगा, उसके लिए कहा एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स दैट डिटेंशन बियॉन्ड पीरियड ऑफ 3 months इज नेसेसरी सफिशिएंट कॉज। जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड होगा, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया अपराध घटित होने के पहले, तो एडवाइजरी बोर्ड उसकी रिपोर्ट बनाएगा और उसमें अगर सफिशिएंट कारण पाता है कि नहीं ये वास्तविक कारण है कि इसके टाइम पीरियड को डिटेंशन की ओर बढ़ा दिया जाए, मतलब 3 month से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो बिना एडवाइजरी बोर्ड के राय के, बिना उसके ग्राउंड्स के, बिना उसके अनुमति के आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। और अगर इसी में एक बात कह दी, इफ रिपोर्ट नॉट मेड देन डिटेंशन इलीगल, अगर उसने एडवाइजरी बोर्ड ने 3 months के भीतर अगर रिपोर्ट नहीं बना दी, उसके ग्राउंड नहीं लिख दिए, तो फिर वो जो हमारा अरेस्ट है, जो डिटेंशन में रखे हैं, वो इलीगल हो जाएगा। अब इसका 22(5) कहा है कि एडवाइजरी बोर्ड मेकिंग एन ऑर्डर द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर इज मेड। जो एडवाइजरी बोर्ड है जब किसी को डिटेंशन में रखे हैं तो उसके पूरी ग्राउंड्स बनाएगा, उसकी पूरी रिपोर्ट्स तैयार करेगा और वो ग्राउंड उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी बताएगा कि आपको इस बात के लिए इन ग्राउंड्स के तहत आपको रखा गया है। कहा मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर द डिटेनिंग अथॉरिटी कमिटी द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एज सुन एज आफ्टर अरेस्ट। जितने जल्द जिसको अरेस्ट किया गया, जितना जल्दी से जल्दी है वो एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना करके उस सारे ग्राउंड्स को उसको बताएगा जिसको अरेस्ट किया गया कि आपको इस कारण के लिए, इसके लिए अरेस्ट किया गया है, और वो पूरी कारण उसको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी बताएगा। अब आर्टिकल 22(6) में कहा कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन नॉट ओपन इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक। अगर ये बात तो 22(5) में आर्टिकल कहा कि हमारा जो बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, वो जितना जल्दी हो सकेगा वो ग्राउंड्स बताएगा।
कि इन आधारों पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ओपन करेगा उसको। लेकिन इसका 22 और 6 कहता है कि अगर किसी को अरेस्ट करने पर उसकी ग्राउंड बताने पर पब्लिक में कोई ऐसी दुष्प्रेरण या हानि भावना पैदा हो जाती जो पब्लिक के अगेंस्ट है, तो फिर ये 22(6) कहता है कि उन्हें ओपन करना नहीं किया जाएगा। ये उसका सुरक्षा प्रदान करता है कि ताकि पब्लिक के अगेंस्ट ना हो और उसे नहीं बताया जाएगा। अब इसमें 22(7) क्या कहता है कि पार्लियामेंट टू मेक लॉज, पार्लियामेंट को ये जो डिटेंशन करने का है इसको लॉ बनाने का पावर है। पार्लियामेंट टू मेक लॉज अंडर एंट्री 9 लिस्ट 1 एंड एंट्री 3 लिस्ट 3, इनके तहत वो नियम इसमें बना सकती है। और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। इसी के आधार पर जो 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये मैक्सिमम 3 मंथ्स के पीरियड को 2 मंथ्स का पीरियड कर दिया गया था। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था। अब इसमें एक चीज और क्लियर करनी है कि जो एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये एडवाइजरी बोर्ड है क्या और कैसे। तो इसमें कहा जाता है कि एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट जजेस के क्वालिफिकेशन या वो जो बनने वाले हैं उसके स्टैंडर्ड के, या जो है उस स्टैंडर्ड के कम से कम 1 चेयरमैन और 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर मिला करके 3 लोगों का कम से कम एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, और मेंबर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एडवाइजरी बोर्ड होता है जो किसी को हम डिटेन करते हैं अपराध होने के पहले, उसके बारे में वो ग्राउंड्स तैयार करता है। अब ये जो चीजें हमने कहा अरेस्ट करने की और डिटेंशन में रखने की, ये बात जो सिविल अरेस्ट होता है उसमें लागू नहीं होता। सिविल अरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी से ब्याज का पैसा वसूलना है या किसी के ऊपर कोई कर बकाया उसको वसूलना है, उसके लिए अरेस्ट किया गया, तो वो सिविल अरेस्ट में ये जो है लागू नहीं होता है। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात की जा रही आर्टिकल 22 की ऑफेंसेस के तहत अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या ऑफेंस होने के संभावना के तहत अरेस्ट किया गया है, तो उस पर ये सारे के सारे आर्टिकल के रूल लागू होंगे। ये आर्टिकल ये बताता है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो उसको क्या राइट है, उसको प्रोटेक्शन के राइट क्या है, उनके बारे में आर्टिकल 22 बताता है। तो उम्मीद है कि आर्टिकल 22 क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 23 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।